Hello friend, today we will start our next bit, that is entropy. Until now we have finished Clausius inequality and numerical on Clausius inequality. Now next bit is entropy. So what is actually entropy? Entropy is simply a ratio of dq by t. Okay, heat is supplied to given temperature and ratio of this put two is nothing but the एंट्रोपी एंट्रोपी की ऐसी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन यू कैन से दैट इट इज़ रेशियो ऑफ डी क्यू बाय टी, मतलब किस टेम्परेचर पे आप कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, या जब आप हीट सप्लाई या रिजेक्ट कर रहे हैं तो उस वक्त टेम्परेचर क्या था. तो सिंपली क्यू बाय टी इज नथिंग बट एंट्रोपी. तो मैं यहाँ पे पढ़ के दिखाता हूँ. एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट which shows the possibility of conversion of that heat into work. The increase in entropy is small when heat is added at high temperature and greater when heat addition is made at lower temperature. In short इसका क्या कहना है कि जितना एंट्रोपी का चेंज कम होगा उतनी वर्क में हीट का कन्वर्जन ज़्यादा होगा. क्लियर? मतलब जितना ये डी क्यू बाई टी रेशो कम रहेगा, मतलब जितना ये एंट्रोपी का चेंज मिनिमम रहेगा उतना ही वर्क का हीट का वर्क में ट्रांसफ़र होना ज़्यादा रहेगा. इन शॉर्ट मैं इसको दूसरे इसमें बताता हूँ. इफ चेंज इन एंट्रोपी इज मिनिमम देन मोर हीट कैन कन्वर्ट इनटू वर्क. क्लियर? अगर एंट्रोपी चेंज कम रहा तो ज़्यादा हीट वर्क में कन्वर्ट होगी. अगर एंट्रोपी चेंज मैक्सिमम में ज़्यादा है तो कम हीट वर्क में कन्वर्ट होगी. क्लियर? क्योंकि एंट्रोपी चेंज बढ़ता है इसका मतलब एंट्रोपी ज़्यादा चेंज हो रही है इसका मतलब उसमें ज़्यादा इरिवर्सिबिलिटी है, ज़्यादा फ्रिक्शन है. और अगर एंट्रोपी कम चेंज हो रही है इसका मतलब उसमें कम इरिवर्सिबिलिटी है या कम फ्रिक्शन है. ओके, तो फॉर रिवर्सिबल साइकिल अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस थ्योरम हमें ये पता है कितने भी डी क्यू आप जोड़ दो इक्वल्स टू जीरो आएगा. अब हमें प्रूव करना है कि एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है. तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमें कंसिडर करेंगे एक प्रोसेस जो 1 से 2 जाएगी थ्रू पाथ यल. ओके, और 2 से 1 आएगी थ्रू पाथ एम एंड एन. तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे प्रोसेस 1 to 2 एल के थ्रू हो रही है और 2 to 1 एम के थ्रू आ रही है. तो उसके लिए क्लॉसियस थ्योरम आप कैसे अप्लाई करेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा है 1 to 2 मतलब 1 से 2 के वक्त डी क्यू प्लस टी इंटू 2 से 1 वाया एम डी क्यू बाई टी, ये आएगा 0. क्लियर? मतलब जो यहाँ पर लिखा है ये वाला, ये हो गया यम, बाय मिस्टेक यम लिखा है यहाँ पर. और समझ में आ रहा है हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया कि प्रोसेस 1 to 2 एल पाथ से जा रही है और 2 से 1 आने के लिए उसने यम पाथ लिया है. तो उसे क्लॉसियस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्लॉसियस इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे तो कैसा होगा, ऐसा 1 to 2 डी क्यू बाई टी ये यल पाथ के लिए प्लस 2 to 1 डी क्यू बाई टी ये यम पाथ के लिए इट इज़ 0 क्योंकि ये रिवर्सिबल है. ओके, अब हम अज्यूम करेंगे कि 1 to 2 एल से गया है लेकिन 2 से 1 वो एन से आया है. तो ये क्या होगा 1 to 2 डी क्यू बाई टी जो यल पाथ से हुआ है प्लस 2 to 1 जो यन पाथ से हुआ है डी क्यू बाई टी इक्वल्स टू 0. क्लियर? ये जो मैंने अभी लिखा है ये दो इक्वेशन यहाँ पर लिखे यन, ये यन, इसे यन पकड़ो. ओके, और यम के लिए ये. अब ये दोनों आप अब ये दोनों इक्वेशन के ऊपर ध्यान दो. इसमें डी क्यू बाई टी जो 1 से 2 पाथ जा रहा है वो सेम ही है. क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू दिस. क्लियर? तो 1/2 मतलब ये दोनों सेम है. इसका मतलब क्या है, जो एंट्रोपी है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं है, चाहे प्रोसेस 2 से 1 एन पाथ से आए या एम पाथ से आए वो दोनों सेम ही है. यहाँ पर देखो. क्लियर?
समझ में आ रहा है? प्रोसेस 1 to 2 एक पाथ से हो गई, लेकिन 2 से 1 दो पाथ में है, तो वो कौन से भी पाथ से आए उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों की वैल्यू सेम ही है। तो इसका मतलब क्या है कि एंट्रोपी इज नॉट अ पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, सो वी कैन एंड इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, सो वी कैन कंसिडर इट अ प्रॉपर्टी। क्लियर? क्योंकि वो एंड स्टेट पे डिपेंड है, वो सिर्फ 1 और 2 ये एंड स्टेट पे ऊपर डिपेंड है, वो कौन से पाथ से जा रही है या कौन से पाथ से आ रही है, वो एल पाथ से जाए या एन पाथ से आए या एम पाथ से आए, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी ये जो डी क्यू बाई टी एक प्रॉपर्टी है, और उसे हम एंट्रोपी कहेंगे। तो डी क्यू बाई टी इज अ प्रॉपर्टी which is not depend on path and which is depend on end state, so it can be considered as a property and it is called entropy. Clear? So ये एग्जाम में आता है कि राइट अ नोट ऑन और प्रूव दैट एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो हमने उसको ऐसे प्रूव किया है कि उस सिस्टम की प्रॉपर्टी है। क्लियर? फिर से देखिए इस दो इक्वेशन को, ये पहला वाला पार्ट तो सेम ही है, मतलब दूसरा वाला पार्ट भी सेम रहेंगे, मतलब इसकी वैल्यू भी सेम है, इसकी वैल्यू भी सेम है, लेकिन ये यम पाथ के थ्रू आया था, ये यन पाथ के थ्रू आया था, बराबर, मतलब पाथ के ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं है, तो वो एक प्रॉपर्टी है। ओके, अब देखेंगे हम एंट्रोपी एंड इरिवर्सिबिलिटी। तो यहाँ पर एक प्रोसेस साइकिल है जो 1 से 1 से 2 एल पाथ से जाएगी और 2 से 1 एम पाथ से आएगी, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, जो 1 से 2 एल पाथ से जा रही है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, और जो 2 से 1 को आ रही है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्लियर? जो डॉटेड लाइन दिखाई वो इरिवर्सिबल प्रोसेस, और जो डार्क लाइन दिखाई वो रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब वो 1 से 2 रिवर्सिबल है और 2 से 1 आते वक्त तो इरिवर्सिबल है। तो हमने उसको क्लासेस इनइक्वालिटी अप्लाई कर दी। जो देखो पहले प्रोसेस तो रिवर्सिबल है, मतलब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी 0, क्योंकि वो रिवर्सिबल है, फ्रॉम 1 to 2 और 2 से 1। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, लेकिन वो जो दो साइकिल फॉर्म हो रही है, ये पूरी की पूरी साइकिल इरिवर्सिबल है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस, ये वाला क्लॉसियस में क्या था, इरिवर्सिबल के लिए डी क्यू बाई टी इज ऑलवेज लेस देन 0। तो इसमें एक 1 से 2 और 2 से 1, तो 1 से 2 जो यल पाथ से उसका एंट्रोपी चेंज, और 2 से 1 उसका एंट्रोपी चेंज। अब ये इरिवर्सिबल है तो 0 से कम रहेगी, ये हमने पहले देखा है क्लॉसियस इनइक्वालिटी में, तो इट इज़ लेस देन 0। क्लियर? तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें, इक्वेशन 5.22 एंड 5.23, अगर इफ यू सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 5.23 फ्रॉम 5.22, तो वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ ds, मतलब चेंज इन एंट्रोपी इरिवर्सिबली इज ग्रेटर देन ये डी क्यू बाई टी इरिवर्सिबली। तो हम सिंपली ऐसा इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ds इज ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी। ओके, क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी। ये किसके लिए? इरिवर्सिबल के लिए। लेकिन इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो ds इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी क्यू बाई टी। अब ये ग्रेटर देन इक्वल क्यों? ग्रेटर देन कब? जब इरिवर्सिबल है, और इक्वल कब आएगी? जब प्रोसेस रिवर्सिबल है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो चेंज इन एंट्रोपी विल इक्वल टू डी क्यू बाई टी। ओके, उस केस में डी क्यू बाई टी और चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू एक ही रहेंगी, लेकिन अगर जब वो रिवर्सिबल है, लेकिन अगर वो इरिवर्सिबल है तो ds इज ऑलवेज ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी। कब? जब वो इरिवर्सिबल है। तो इन दोनों को मिला दे तो क्या बनेगा, ds इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी क्यू बाई टी। ग्रेटर देन साइन इरिवर्सिबल के लिए, इक्वल साइन रिवर्सिबल के लिए। बहुत सिंपल था। ओके, अब इसका हम इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं डी क्यू बाई टी। अगर डी क्यू 0 है, डी क्यू अगर 0 है तो डी एस क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अब ये 0 कब आएगा,
जब सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब सिस्टम से हीट बाहर नहीं जा रही है और बाहर से भी हीट अंदर नहीं आ रही है। तो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम वी कैन कंक्लूड दैट ds इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर, जो यहाँ पर लिखा है। ओके अब एक इम्पॉर्टेंट बिट देखेंगे, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। तो इसका क्या कहना है कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ती रहती है। ओके मतलब अगर यूनिवर्स की वेलोसिटी यूनिवर्स की एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहेगी या बढ़ेगी, कम नहीं होगी, इसका ऐसा कहना है। तो हम प्रूव करेंगे। मतलब ये आइसोलेटेड मतलब यूनिवर्स क्या रहता है आपको मालूम है, सिस्टम सराउंडिंग, और सिस्टम सराउंडिंग से जो बनता है, सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के जो बनता है वो यूनिवर्स। ये हो गया सिस्टम, ये हो गया सराउंडिंग। तो यूनिवर्स क्या रहेगा, सिस्टम और सराउंडिंग। ये तो आपको बेसिकली मालूम है कि यूनिवर्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो इसका क्या कहना है, ds जो चेंज इन एंट्रोपी है यूनिवर्स की, या तो कांस्टेंट रहेगी, मतलब देखो ds इक्वल्स टू 0 मतलब यस कांस्टेंट है। ओके अगर रिवर्सिबल है तो कांस्टेंट रहेगी, अगर इरिवर्सिबल है तो बढ़ेगी, 0 से बड़ी है मतलब बढ़ रही है। क्लियर। तो व्हाट दिस सेज, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज आइदर इंक्रीजेस और कांस्टेंट। वो कभी भी ऐसा नहीं रहेगा, वो कभी भी कम नहीं होगी। क्लियर। इसको और तरीके से आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो पहले हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम से सराउंडिंग को हीट जा रही है और सिस्टम और सराउंडिंग मिलके यूनिवर्स बन रहा है। ओके तो यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या रहेगी, यूनिवर्स की एंट्रोपी रहेगी इक्वल्स टू सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी। ये यहाँ पर लिखा है, ds एंट्रोपी इक्वल्स टू यूनिवर्स इक्वल्स टू ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग, क्योंकि यूनिवर्स सिस्टम और सराउंडिंग से बनता है। अब हमें मालूम है, अब हम देखो सिस्टम क्या कर रहा है, यहाँ पर सराउंडिंग को हीट दे रहा है, तो उसकी एंट्रोपी हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस dq/t। माइनस क्यों लिख रहा है, क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। ओके अब सराउंडिंग हीट रिसीव कर रहा है, सराउंडिंग को हीट सप्लाई हो रहा है, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या लिख सकते हैं हम, dq/t, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0। ओके ये पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ये हीट सप्लाई हो रहा है। ये नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो अब हम देखेंगे यूनिवर्स की एंट्रोपी। यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये वाला। ओके तो ये क्या आएगा, ds यूनिवर्स इक्वल्स लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू dq। इसमें से हमने dq कॉमन लिया तो हमें ये मिला। अब यूनिवर्स को अगर हम कंसीडर करेंगे, यूनिवर्स को अगर हम कंसीडर करेंगे तो हीट इससे बाहर नहीं जा रही है, सिस्टम से सराउंडिंग को जा रही है, या सराउंडिंग से सिस्टम को जा रही है, बाहर नहीं जा रही है, और बाहर से भी अंदर कुछ नहीं आ रहा है। बराबर, मतलब उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, ds यूनिवर्स इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं थोड़ा सा ये करूँगा। अब देखो ds मतलब क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, S2 माइनस H1, 1 से 2 कंसिडर करेंगे, चेंज हो रहा है बोल के। ओके ठीक है, अगर ये रिवर्सिबल है तो इसका मतलब क्या रहेगा, S2 माइनस S1 इक्वल्स टू 0। मतलब 1 से 2 को जो प्रोसेस हैपन हुई है तो उनकी एंट्रोपी का चेंज 0 रहेगा, मतलब S2 इक्वल्स टू S1। एक मिनट थोड़ा सा ठीक से निकाल, S2 माइनस S1 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, S1 इक्वल्स टू 0। मतलब अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो उस केस में चेंज इन एंट्रोपी 0 रहेगा, मतलब 1 में जितनी एंट्रोपी रहेगी उतनी एंट्रोपी 2 को रहेगी। अब दूसरी बात देखो, S2 माइनस S1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, S2 ग्रेटर देन S1 है, S2 की वैल्यू S1 से ज़्यादा है। ओके इसका मतलब क्या है कि हमारी प्रोसेस 1 से 2 स्टार्ट हो गई थी, तो वो जैसे प्रोसेस हैपन हो रही है उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, क्योंकि 1 की एंट्रोपी 2 से कम है या 2 की एंट्रोपी 1 से ज़्यादा है। क्लियर।
तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं अभी कि अगर कोई यूनिवर्स है या आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहेगी, मतलब S1 इक्वल्स टू S2 रहेगा, नहीं तो बढ़ेगी, मतलब S2 बड़ा रहेगा S1 से। क्लियर? तो ये था सिंपली इंक्रीज इन एंट्रोपी प्रिंसिपल। जो मैंने आपको आज बताया वो 3 थ्योरी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप उसको ठीक से फिर से एक बार बुक में पढ़िए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे फिर से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, लगे हाथ ये भी ले लेता हूँ, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। अब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम मतलब वाई एक्सिस पे टेम्परेचर रहेगा, एक्स एक्सिस पे यस, मतलब कोई भी प्रोसेस को अगर हैपन होना है तो वो प्रोसेस ऐसे होगी, 1 से 2 ऐसे जाएगी, क्योंकि उस केस में क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ रही है। कोई भी प्रोसेस ओवरऑल बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल मतलब कोई भी साइकिल में ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसे मतलब उसकी एंट्रोपी कम होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, सिर्फ ये। तो वो जो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं सेकंड लॉ कि किस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होगी, तो ये उसी डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होगी जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी बढ़ेगी। बराबर, ये वो डायरेक्शन वाली बात थी। जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी बढ़ेगी उसी डायरेक्शन में प्रोसेस हैपन होगी, जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी कम होगी उस डायरेक्शन में प्रोसेस इम्पॉसिबल है, उस डायरेक्शन में प्रोसेस जाएगी नहीं। तो कोई भी साइकिल रिजल्टेंट आपको ऐसे मिलेगा 1 to 2, एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी कभी भी कम होती नहीं है। क्लियर? तो ये जो कुछ चीज़ें हमने आज पढ़ ली वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर डायग्राम भी और जो मैंने ऊपर पढ़ा है वो भी। कुछ डाउट रहा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।